तो आज जो चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय हमारा जो पुराना है वही का वही चर्चा का विषय है। तो आज चर्चा के विषय में हम बात करने वाले हैं उसी पुरानी विषय वस्तु की जिसे बोलेंगे क्रोमोसोम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम होता क्या है। तो आपको यहाँ भी बता दें, क्रोमोसोम वर फर्स्ट सीन बाय द हॉफमिस्टर। पहली बार क्रोमोसोम किसने देखा था? तो वो देखा था हॉफमिस्टर ने। कब देखा था? हॉफमिस्टर ने। किस पौधे पर देखा था? ट्रेडिस कैंसिया में। जब हम बात करते हैं खोज की, अगर पूछ दे कि क्रोमोसोम की खोज किसने की, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो क्रोमोसोम की खोज का श्रेय जाता है ई स्ट्रसबर्गर को, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था क्रोमोसोम को। मेन ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय पहली बार क्रोमोसोम को स्ट्रसबर्गर ने खोजा था। तो एक तो पॉइंट्स ये हो गया, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक यहाँ से ये पॉइंट पूछता है, गेव द टर्म क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछता है। किसने दिया क्रोमोसोम शब्द, किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया। आप हमारे डॉक्टर नोट्स, आज ये ऐप पर और यूट्यूब पर भी क्लास जाएगी, आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप टीजीटी या पीजीटी या ईएलटी या फिर जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप बिना देरी किए आप हमसे जुड़ जाएं। मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मेहनत अगर आप हमारे साथ लगकर करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने आपको बताया था कि जो टीजीटी 2021 का रिजल्ट रहा, वो लगभग हमारे 70 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं बायो में और बायोलॉजी में। और अगर हम बात करें टीजीटी 2016 की, तो लगभग हमारे 40 मित्र सेलेक्ट हुए थे इसमें। और अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में लगभग 40 मित्र हमारे प्लस मित्र इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 15 मित्र सिलेक्ट हैं। ध्यान रखिए, 15 में फाइनल सिलेक्टेड हैं। इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया, बहुत संख्या इतनी, क्योंकि केवल सीट यहाँ 105 के लगभग थी, और यहाँ तो 700 सीट थी, और यहाँ 300 शायद कुछ सीट थी। उनका रेशियो बता रहा हूँ, यहाँ 700 सीट थी। इसके अलावा अगर जीआईसी की बात करें, तो जीआईसी प्री में लगभग 150 मित्र प्लस ऐसे थे जो प्री क्वालिफाई हुए इस परिवार के। अगर हम आश्रम पद्धति की बात करें, तो आश्रम पद्धति में लगभग हमारे 60 मित्र ऐसे हैं जो आश्रम पद्धति में प्री क्वालिफाई किए हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो लगभग 10-12 मित्र ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। 10 मित्र ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बॉटनी और जूलॉजी में। ये हमारा स्कोर है। हम करते कैसे हैं, तो हम आपको बता दें, हम आपको, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल जो क्लासेस हमारी मिल रही हैं वो आपको शॉर्ट क्लासेस मिलती हैं। शॉर्ट का मतलब हम वही चीज़ें सिर्फ पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, नोट्स जो बना बना कर पढ़ाते हैं जिससे आपका समय जाया ना हो। दूसरा, रात्रि में डिस्कशन करते हैं आपके साथ डिस्कशन ग्रुप पर, जो 9:30 से लेकर लगभग 10:30 बजे तक चलता है डेली आपके सिलेबस के अनुसार। संडे को आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको हमारी लाइब्रेरी भी मिलेगी जिसमें आपको पूरे नोट्स, प्रैक्टिस सेट और आपको बुक्स वगैरह भी अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा आप लगातार हमारी आपकी कम्युनिकेशन बनी रहेगी जिससे सिलेक्शन आपका श्योर हो। तो आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर साइन अप करेंगे, और साइन अप जैसे ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और जैसे साइन अप करेंगे ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर मांगेगा, एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। डालेंगे तो 2 मेंबरशिप 899 और 999, जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। ये एलटी बैच के लिए, ये टीजीटी पीजीटी बैच के लिए। इनकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो इनकी वैलिडिटी, ये एलटी के एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक, ये जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक रहेगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें इस नंबर पे, ये जो हमें नंबर दिख रहा है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए अपने बात पे आते हैं। अच्छा,
गेव द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पूछता है लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे कम क्रोमोसोम की संख्या किस में पाया जाता है? तो हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में। और जो हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस है ये एक एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है, अर्थात आवृत्तबीजी पौधा है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। म्यूकर म्यूसिडो में ऐसा फंजाई है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एस्कैरिस मेगालेसिफेलो ऐसा एनिमल है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम प्रायः देखने को मिलते हैं। तो ये क्रोमोसोम के संख्या है। इसके अलावा बात करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम की संख्या हमें किस में देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम है ऑफियोग्लॉसम में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑफियोग्लॉसम में प्रायः सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलती है, जहाँ डिप्लॉयड नंबर 1262 है। कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है? 1262। अगर पूछे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, सबसे छोटा क्रोमोसोम किस में देखने को मिलता है? फंजाई और बर्ड्स में, चिड़िया और कवक में देखने को मिलता है, जिसका साइज 0.25 माइक्रोन होता है। ट्रिलियम में अगर बात करें, ऐसा सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलता है? तो ट्रिलियम प्लांट में, जहाँ 30 माइक्रोन का क्रोमोसोम देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी डिटरमाइंड इन अ फेस। वो पूछ सकता है कि क्रोमोसोम, अगर हमें ऐसे कोई एग्जाम पूछता है, अगर क्रोमोसोम का शेप, हमें शेप का मतलब समझ रहे हैं, अगर आकार का निर्धारण करना हो तो हम किस अवस्था में, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में इसका निर्धारण करेंगे? तो प्रायः हम इसका निर्धारण एनाफेस अवस्था में करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और यदि कहेगा कि क्लियर कब दिखता है, कब दिखता है, या किस अवस्था में हम क्रोमोसोम को स्पष्ट देख सकते हैं, तब आप वहाँ लिखेंगे, वहाँ आप जो करेंगे, वहाँ करेंगे मेटाफेस। क्या करेंगे? मेटाफेस। वहाँ आप टिक लगाएंगे, मेटाफेस में स्पष्ट दिखता है। अगर शेप का निर्धारण करें तो एनाफेस। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, संरचना की, क्रोमोसोम में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो अगर हम क्रोमोसोम की संरचनाओं पर जाएंगे तो हम आपको यहाँ से बता दें कि कौन कौन सी संरचना दिखाई देती है। तो पहले दिखाई देता है हमें क्रोमोनिमेटा। क्या दिखाई देता है? क्रोमोनिमेटा। दूसरे नंबर क्या दिखाई देता है? तो उसमें दिखाई देता है छोटे छोटे बीडेड संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं। ये लिखा है क्रोमोमियर्स। इसके अलावा क्या दिखाई देता है? इसके अलावा हमें दिखाई देता है मैट्रिक्स। क्या दिखाई देता है? मैट्रिक्स। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है? तो इसके अलावा और हमें दिखाई देता है पेलकिल। क्या दिखाई देती है? पेलकिल। पेलकिल के अलावा क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम में कॉन्ट्रिक्शन होता है, यानी कहीं कहीं क्रोमोसोम आकर सिकुड़ जाता है। उस सिकुड़ी हुई संरचना को, जहाँ ये सिकुड़ता है, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या प्रायः 1 होती है, किसी किसी में इनकी संख्या 2 भी होती है। ध्यान रखें, कहीं कहीं 2, और जिनमें 2 होती है तो उनका अगला भाग बहुत पतला होता है, जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रायः उनको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। और इस हिस्से को सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अगर हम एक एक हिस्से की बात करें, क्रोमैटिड्स की बात करें, तो मेटाफेस अवस्था में आपने देखा होगा कि पतले 2 धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं। जब ये क्रोमोनिमेटा संघनित हो जाते हैं, क्या? संघनित का मतलब जैसे आपस में उलझकर बहुत मोटे संरचना बना लेते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? तो इनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ये जो संघनित संरचनाएं होती हैं, इन संघनित संरचनाओं को हम क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। ये क्रोमैटिड जुड़े कहाँ से होते हैं? तो ये क्रोमैटिड प्रायः सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये कहाँ से जुड़े हैं? तो ये प्रायः सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिए, कहाँ से जुड़े होते हैं? तो प्रायः सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। दूसरा, इनके अंदर एक तरल पदार्थ सा भरा रहता है, उस तरल पदार्थ को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं।
इनके अंदर तरल पदार्थ भरा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स चारों ओर से ढका रहता है या कवर रहता है। किस संरचना से कवर रहता है? तो उसको हम पेल्किल बोलते हैं। इसके ऊपर जो आवरण होता है, पतला आवरण जो होता है, उसको हम पेल्किल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पेल्किल के नाम से। दूसरा, अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की, इसकी बात करें सेंट्रोमियर की, तो हम यहां लिखते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, इसकी बात करें तो क्रोमोसोम पर बहुत महत्वपूर्ण एक भाग होता है। इसकी अनुपस्थिति से क्रोमोसोम मेटाफेज में डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर क्रोमोसोम के शेप और साइज का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? शेप एंड साइज का निर्धारण होता है। जब ये संख्या में एक होता है, एक अगर होता है तो उसे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। यदि इनकी संख्या 2 हो सेंट्रोमियर की, तो उसे हम डाइसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसेंट्रिक। अगर इनकी संख्या कई में हो, मतलब कई हो, तो इन्हें हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, ध्यान रखिएगा, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है मेटासेंट्रिक। कौन सा आता है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं? जिनमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल मध्य में होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वी के आकार की संरचना बनाते हैं। कैसे? वी के आकार की। अर्थात मान लेते हैं एक क्रोमोसोम का ये आर्म है, भुजा एक ये है, और ये सेंट्रोमियर है, और दूसरी जो भुजा है ये है, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं और बिल्कुल बीचों बीच है, यानी ये वी के आकार की संरचना बना रहा है। यानी जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसी हैं? ए भी समान है और ए भी समान है, दोनों भुजाएं समान है, और मध्य में ये सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी और पीजीटी एलटीजीआईसी में कई बार ये क्वेश्चन बना है कि मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम की स्थिति क्या होती है? तो बिल्कुल मध्य में होती है। यदि हम दूसरे नंबर पर जाएं तो दूसरा नंबर होता है एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक प्राय क्या होता है और कैसा दिखता है एक्रोसेंट्रिक? तो हम आपको बता दें कि जब एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं, सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से एक तरफ होता है, जिससे एक भुजा लंबी तथा दूसरी भुजा छोटी होती है एक्रोसेंट्रिक में। तो अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो मान लेते हैं ये एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की ये भुजा है, ये भुजा है, और मान लेते हैं दूसरी भुजा थोड़ी सी छोटी है, तो इसे एक्रोसेंट्रिक या इसी को सब मेटासेंट्रिक भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सब मेटासेंट्रिक के भी नाम से जानते हैं। जिसमें ये कैसा आकार बनाता है? तो ये प्रायः सब मेटासेंट्रिक में नहीं, थोड़ा सा अंतर कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसको थोड़ा सा अंतर करेंगे। इसमें जो ये यल के तरह बनाता है, एक्रोसेंट्रिक कैसे बनाता है? यल के आकार की संरचना बनाता है, आकार की संरचना एक्रोसेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक की अगर बात करें, सब मेटासेंट्रिक की बात करें, सब मेटासेंट्रिक में, तो इधर ले लेते हैं, सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक में इस तरह से होता है। ये जैसे एक भुजा ये है और ये और सेंट्रोमियर ये, एक भुजा बड़ा, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी, और बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है, तो इसे सब मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? सब मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर एक दूसरा आता है टीलोसेंट्रिक। क्या आता है? टीलोसेंट्रिक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टीलोसेंट्रिक क्या होता है? तो टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक किनारे पर होता है, गुणसूत्र की दूसरी भुजा नहीं होती है, अर्थात इसमें केवल एक ही भुजा है और ये सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर कोई भी भुजा नहीं है, तो इसे हम टीलोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टीलोसेंट्रिक के नाम से जो जानते हैं। अच्छा,
अब आता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब इसमें सेंट्रोमियर क्या है, अब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर हमें क्रोमोसोम कई प्रकार के दिखाई दिए। ये प्रायः मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक जिसमें क्रोमोसोम में दोनों वी के आकार की होती हैं, और फिर दूसरा दिखा देता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में यल के आकार का होता है। और प्रायः दूसरा जो आता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक और ये दोनों एक ही लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा शब्द रहेगा, ये कर लो, क्योंकि वही बार बार वही कंफ्यूज कर रहा है। तो ध्यान रखिए, एक्रोसेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक भुजा, ऐसे लिख लेंगे, जिसमें एक भुजा बड़ी होती है और दूसरी भुजा थोड़ी छोटी होती है, तो इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। आप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो आप दूर कर लीजिएगा। सब मेटासेंट्रिक दे दे या एक्रोसेंट्रिक दे दे। फिर आता है, कौन सा आता है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, उसमें एक भुजा नहीं होती, टिप पर रहता है। और एसेंट्रिक में क्या होता है, एसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ये संरचनाएं हैं, इसमें सेंट्रोमियर के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अब सैटेलाइट की बात जो हम कर रहे थे, ये सेट तो हमने बता ही दिया था कि जो सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कौन सा है, सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंड का मतलब क्या होता है, द्वितीयक संकीर्णन है या सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो उसके बाद ये छोटी सी गुडनीनुमा संरचना बनती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। इसी को हम सैट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। छोटा सा भाग सैटेलाइट कहलाता है। यह क्रोमोसोम का एक अंतिम भाग है, जिस गुणसूत्र पर सैटेलाइट मिलता है उसे सैट क्रोमोसोम कहते हैं। अगर पूछ दे ये सैट क्रोमोसोम है, अगर सैटेलाइट उपस्थित है तो आप कह देंगे कि ये कौन सा है, सैट क्रोमोसोम है। इसको क्या बोलेंगे, सैट क्रोमोसोम। यदि आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछ दे, ये UPHESC में क्वेश्चन पूछा गया था, हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में, केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम का क्या होता है, तो क्रोमोसोम में DNA भी होता है, RNA भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन यानी बेसिक प्रोटीन, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतना इनका केमिकल कंपोजिशन है या इनका इतना रासायनिक संगठन है। अगर पूछ दे क्या रासायनिक संगठन में है, तो DNA, RNA, हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन, ये सब इसके किस में आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। द यूनिट मेजरमेंट ऑफ DNA इज, DNA को किससे मेजर करते हैं या किससे DNA की गणना करते हैं, तो उसके लिए पिकोग्राम है। क्या है, पिकोग्राम, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻12 ग्राम। पिकोग्राम का मतलब क्या, 10⁻⁻ ग्राम। DNA यूनिट, अगर पूछ दे DNA का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो पिकोग्राम से करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, फिलहाल आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन होने के चांस नहीं होंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है क्रोमोसोम का एक और रूप पूछ दे। तो क्रोमोसोम इसके अलावा दो प्रकार के और होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, मान लो पूछ दे, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जो ऑटोम, दीज आर मोर इज नंबर एंड हैव नथिंग डू विथ सेक्स बट डिटरमिन अदर बॉडी कैरेक्टर। ये क्या करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं। कैरेक्टर अर्थात क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो संरचना होती है, संरचना, उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या कम होती है। ये लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात आने वाला बच्चा मेल होगा अथवा फीमेल, इसका निर्धारण करते हैं। हमारी बॉडी में ये कितने होते हैं, केवल एक जोड़ी, 1 पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कौन कौन, XX अथवा फिर XY, ये होते हैं। XX होंगे या फिर XY होंगे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
और जो यक्स क्रोमोसोम होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डाटा है कि जो यक्स क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, ये कैसा होता है, तो यूक्रोमैटिक होता है। कैसा होता है, यूक्रोमैटिक होता है। कैसा होता है, यूक्रोमैटिक अथवा पार्शियली हेट्रोक्रोमैटिक होता है। हेट्रोक्रोमैटिक होता है ना। पार्शियली का मतलब होता है मतलब आंशिक रूप से। और अगर वाई क्रोमोसोम की बात करें, ये कैसा होता है, तो ये हेट्रोक्रोमैटिक होता है हरदम। कैसा होता है, हेट्रोक्रोमैटिक होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको लाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, तो आप हरदम लगाएंगे यू क्रोमैटिक को ही टिक करेंगे। और वाई क्रोमोसोम पूछ दे तो लिखेंगे हेट्रोक्रोमैटिक होता है। मान लो बाय द वे आपको परेशान करने के नियत से दे दे। इसके अलावा जब हमने आपको सेट क्रोमोसोम बताया था, अभी सेट क्रोमोसोम कहाँ लिखा था, ये सेट क्रोमोसोम में एक बिंदु और बढ़ा लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट क्रोमोसोम यूज्ड एज मार्कर क्रोमोसोम, यूज्ड सेट क्रोमोसोम ऐसे लिखेंगे, सेट क्रोमोसोम यूज्ड एज मार्कर क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम प्रायः मार्कर क्रोमोसोम की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, तो ये प्रायः मार्कर क्रोमोसोम की तरह यूज किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अभी इस तरह से हमने आपको कुछ विशेष संरचना दी। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ हमें देखने को मिला था, क्या बताया गया भाई, यूक्रोमैटिक और हेट्रोक्रोमैटिक, ये हमने आपको बता दिया, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन का मतलब हमने क्या बताया था, तो यूक्रोमैटिन का मतलब ये था कि दिस रीजन गेट लाइट, ये लाइट कलर होता है, और ये थोड़ा सा हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कलर होता है, ध्यान रखिएगा। और यूक्रोमैटिन ज़्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है और ये कम एक्टिव होता है हेट्रोक्रोमैटिन, जिसकी हमने चर्चा पहले आपसे की है पिछले वीडियो में। यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है सब हमने आपसे चर्चा की है, तो उसमें हम लोग मतलब फालतू में उलझेंगे नहीं। अच्छा, अब आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो एक हम आपको कुछ विशेष डाटा दे दें जिससे आप एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और उसको भी देख लीजिएगा। केमिकल कंपोजिशन तो हमने आपको सारा बता ही दिया कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। कुछ जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, हिस्टोन जो प्रोटीन पाई जाती है क्रोमोसोम में, ये बहुत क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम यहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियोसोम की चर्चा कर दें तो आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा न्यूक्लियोसोम की चर्चा करेंगे, लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है न्यूक्लियोसोम, तो सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन इज एन ऑक्टमर ऑफ हिस्टोन। ध्यान रखिएगा, अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसोम होता क्या है, तो हम आपको बता दें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुडकॉक। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1973 में, वुडकॉक ने 1973 में क्या देखा, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि क्रोमैटिन सहायता से क्रोमैटिन की संरचना देखी, जिस पर उन्होंने देखा कि कुछ मोतीनुमा संरचनाएं लगी हैं, कुछ मोतीनुमा संरचना लगी है। क्या लगी है, मोतीनुमा संरचना लगी है, और वो कुछ दूरी पर स्थित है। मतलब उन्होंने ऐसे देखा, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उन्होंने देखा यहाँ कुछ मोतीनुमा संरचनाएं, यानी बीच में इस तरह से संरचनाएं लगी हैं, जिनको उन्होंने न्यूक्लियोसोम कहा। क्या बोला, तो उन्होंने इनको न्यूक्लियोसोम कहा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियोसोम, एक तो पूछता है किसने देखा, तो वुडकॉक ने न्यूक्लियोसोम कहा। और ये बना किसका था, तो ये हिस्टोन प्रोटीन का बना था। किसका बना था, हिस्टोन प्रोटीन का बना था। किसका बना था, हिस्टोन प्रोटीन का बना था। ये हिस्टोन प्रोटीन में कितना था, तो ये एक ऑक्टमर थे। क्या थे, ऑक्टमर, जिसे हम कोर कहते हैं। जो इनका कोर बना था, ये वाला भाग क्या था, तो ये वाला भाग कोर था, जिसको हम ऑक्टमर था, क्या था,
ऑक्टोमर था। ऑक्टोमर का मतलब इनकी संख्या 4 थी। H2A H2B, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछता H2B और H3 और H4, ये संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन था? H2A H2B और H3 और H4, इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 4, और प्रत्येक कितनी कितनी संख्या में पाया जाता है? 2 2 2 और 2, 2 2 4 2 6 2 8, कितनी संख्या में? 8। इनकी संख्या 8 8 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 8। मान लो ऐसे ऐसे अगर यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ऐसे थे ये ऑक्टोमर की संख्या ये, तो ये थे H2A, ये था H2B, ये था H3 और H4। तो इनकी संख्या कितनी थी? 2। ये कितनी संख्या में थे? 2। भाई सामने से दिख रहा है और एक ये पीछे दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, इसके भी 2 संख्या थी, 1 नंबर पीछे 2 संख्या, इनकी भी 2 संख्या थी, 1 नंबर 2 नंबर, ये भी 2 संख्या में थे, 1 नंबर 2, अर्थात 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल इनकी संख्या थी 8। ये 8 आपस में मिले हुए थे। क्या थे? जैसे मान लो डीएनए का ये क्वाइलिंग हुई तो यहाँ ये 8 की संख्या में पाए जा रहे थे। इन्हीं समूह को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो एग्जाम में पूछता है न्यूक्लियोसोम में कौन कौन सा पाया जाता है, तो आप तुरंत करेंगे H2A H2B H3 H4, ये आप करेंगे और इन बताएंगे कि ये प्रोटीन्स न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं, जिनकी संख्या प्रायः 2-2 होती है। कितनी कितनी होती है? तो इनकी संख्या प्रायः 2-2, अर्थात इनकी संख्या टोटल 8 होती है। फिर उसके बाद फिर नया ऑक्टोमर होगा। ये दोनों जहाँ जुड़ते हैं, मतलब पहला ऑक्टोमर दूसरा ऑक्टोमर बीच में जुड़ता है, तो यहाँ एक नया पाया जाता है, H1 पाया जाता है। H1 क्या पाया जाता है? H1, जिसे डीएनए लिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए लिंकर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं? डीएनए लिंकर के नाम से जानते हैं। किसको? H1 को। आपसे अगर पूछ दे H1 को किसके नाम से जानते हैं, तो H1 को प्रायः हम डीएनए लिंकर के नाम से जानते हैं। तो हमें लगता है आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए का सर्कुलर है, इसकी जो था 200 बेस पेयर होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर या कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? बेस पेयर, और यहाँ लिखेंगे, उधर तो हमारे पीछे आएगा। बेस पेयर कितने डीएनए बेस पेयर होते हैं? तो 200 बेस पेयर डीएनए देखने को मिलता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर पूछ दे न्यूक्लियोसोम शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियोसोम शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था तो किसने दिया था? तो न्यूक्लियोसोम शब्द देने का श्रेय जाता है P आउटडेट को। P आउटडेट को जाता है, और उनके साथियों को 1975 में जो न्यूक्लियोसोम शब्द था उन्होंने दिया था। अगर पूछ दे न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तो 12.5 nm लिख लेंगे, नैनोमीटर, 12.5 nm होता है, नैनोमीटर इनका होता है। ध्यान रखिएगा। और एक जब ये कई सारे, ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे ए क्लॉग थे, एक साइंटिस्ट थे ए क्लग, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने कहा था न्यूक्लियोसोम, अगर न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, क्या करते हैं? न्यूक्लियोसोम फोल्डेड हो जाते हैं, फर्दर फोल्डेड हो जाते हैं, फर्दर फोल्डेड हो जाते हैं। न्यूक्लियोसोम जब फर्दर फोल्डेड हो जाते हैं तो उनको सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। जब ये फर्दर फोल्डेड हो जाते हैं तो इन्हें सोलेनॉइड बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? जब 6 न्यूक्लियोसोम मतलब
कितने न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर आपस में कुंठित मतलब आपस में चिपक जाते हैं या मिल जाते हैं तो उसे सोलेनॉइड बोलते हैं। और सोलेनॉइड किसने दिया था? ए क्लग ने दिया था। किसने दिया था? ए क्लग ने क्या दिया था? सोलेनॉइड दिया था। सोलेनॉइड मॉडल किसने दिया था? तो ए क्लग ने दिया था। तो ये कुछ संरचनाएं थी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब हम अपने आते हैं कि जो हिस्टोन टाइप होता है उसमें कौन सी अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ध्यान रखें, कौन सी अमीनो एसिड ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है टीजीटी पीजीटी में, इसलिए महत्वपूर्ण है। H1 में H1 क्या करता है कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ऑक्टोमर बनता है न्यूक्लियोसोम का उसको लास्ट करता है H1, फिर लिंकर डीएनए पाया जाता है तो ये उसको क्या करता है? लास्ट करता है। तो H1 में कौन सी अमीनो एसिड रिच होती है? तो लाइसिन सबसे ज़्यादा होती है। H2A और H2B में स्लाइटली लाइसिन रिच होती है, मतलब लाइसिन ही ज़्यादा होती है। H3 और H4 में आर्जिनिन रिच होता है। बस यही से एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में उठाता है, पूछ देता है H1 में कौन सी अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा पाई जाएगी तो आप लिखेंगे लाइसिन। अगर पूछ दे H2A H2B में तो लाइसिन, अगर पूछ दे H3 H4 में तो आर्जिनिन सबसे ज़्यादा होती है। वही हमने दिया नेम न्यूक्लियोसोम गिवन बाय पी आउडेट 1975। सटन और बावेरी प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी। अगर पूछ दे तो क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी तो क्रोमोसोम थ्योरी जो है वो सटन बावेरी ने दी थी। ऑफ द इनहेरिटेंस एंड कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली दैट जीन इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इन्होंने यह सिद्ध किया था कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा है। ये किसने किया था? तो सटन और बावेरी ने किया था। तो इस तरह से आपका जो क्रोमोसोम होता है वो होता है खत्म। अब आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रोसोम शब्द किसने दिया था? पहला आता है सेंट्रोसोम शब्द किसने दिया था? तो सेंट्रोसोम शब्द देने का श्रेय जाता है टी बॉवेरी को। टी वावेरी को जाता है, जिन्होंने 1888 में सेंट्रोसोम शब्द दिया था। कब दिया था? तो 1888 में सेंट्रोसोम दिया था। एक जो सेंट्रोसोम होता है, ध्यान रखिएगा, एक जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कितनी सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है? सेंट्रियोल तो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कितनी सेंट्रियोल होती हैं? तो 2 सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बस सेम टू सेम यही पूछता है, कितनी, क्या, कैसे पूछता है, तो उसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, उपस्थित कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, तो हम आपको बता दें ये एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है। परंतु कुछ शब्द लगा, कुछ पौधों में भी देखने को मिलता है। क्या होता है? केवल कुछ ही पौधों में देखने को मिलता है। वो पौधे कौन से हैं? कुछ वाले, तो कुछ में है यूग्लिना, यूग्लिना प्लांट में भी आता है। डाइनोफ्लाइजलेट, और किसमें? नाइटेला और सम फंगस में ही देखने को ये मिलता है। मतलब कुछ ही पौधों में, बकाया आपको किस में देखने को मिलता है? एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। और अगर पूछ दे इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो हम आपको बता दें 3000 से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसका पूछ दे डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तो इनका डायमीटर 1500 से लेकर 1800 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इनका डायमीटर, ये इनका डायमीटर होता है। सेंट्रियोल 9 तंतुओं का बना होता है। ये कितने फिलामेंट का बना होता है? तो ये इनमें फिलामेंट की संख्या होती है 9। अगर पूछते कितने फिलामेंट होते हैं तो 9 होते हैं। और प्रत्येक फिलामेंट, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो फिलामेंट होता है वो तीन उसका बना होता है, बोल सकते हैं ट्रिपलेट फाइबर्स का बना होता है। 3 ट्रिपलेट फाइबर का बना होता है, ट्रिपलेट फाइबर का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्थात इसकी संरचना कैसी होगी, तो थोड़ा सा अब यहाँ ऐसी होगी। और ये कितने हैं? 9। मान लेते 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो यहाँ कितने फिलामेंट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने फिलामेंट हैं? 9। और ये एक फिलामेंट, और प्रत्येक फिलामेंट कितने बने? ट्रिपलेट फाइबर का बना है। एक फाइबर ये 1 2 3, और ये बीच में क्या है? बीच में ये आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, ये ऐसे, इनका क्रम ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये ऐसे आपको दिखेंगे। तो ये था सेंट्रियोल, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वो कार्ट व्हील बोलते हैं। तो बोलते हैं किस अंग को कार्ट व्हील बोलते हैं? ध्यान लिख लीजिएगा, कार्ट व्हील किसे बोलते हैं? व्हील यानी बैलगाड़ी का पहिया किसे बोलते हैं? तो आप लगा के आएंगे एग्जाम में सेंट्रोसोम को या सेंट्रियोल को। सेंट्रोसोम लिखा होगा या सेंट्रियोल लिखा रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें कि ये कार्य क्या करता है, अगर सेंट्रोसोम के बात करें, सेंट्रोसोम के कार्य की बात करें, क्या कार्य करता है, तो इसके मुख्य 2 कार्य हैं। एक तो सेल डिवीज़न में भाग लेना, सेल डिवीज़न में भाग लेना पहला काम होता है। दूसरा पहला काम सेल डिवीज़न में भाग लेना, और क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? स्पर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्म में पाया जाता है, टेल बनाता है, स्पर्म टेल बनाता है। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी 2021 में, कि स्पर्म टेल किसकी बनी होती है? तो सेंट्रियोल की बनी होती है, या सेंट्रियोसोम, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सेंट्रियोल शुक्राणु का पुच्छ बनाता है, दूसरा शुक्राणु के बीच का मिडिल पीस बनाता है। 2 होते हैं, एक तो टेल बनाता है और दूसरा सेंट्रियोल मिडिल पीस बनाता है। क्या बनाता है? मिडिल पीस बनाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्या बनाता है? मिडिल पीस बनाता है। तो ये इनका जो है वो मुख्य कार्य है, इसका सेंट्रोसोम का। तो आप समझ गए होंगे सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है। अब हम चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे, आता है पेरॉक्सीसोम। पेरॉक्सीसोम क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, पेरॉक्सीसोम की। तो पेरॉक्सीसोम डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट, किसने खोजा था? तो पेरॉक्सीसोम को टॉलबर्ट ने खोजा था। फिल्ड विथ ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये किससे भरा रहता है या इसमें क्या भरा रहता है? तो प्रायः इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। मेन एंजाइम क्या होता है? कैटालेज होते हैं। पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन, ये प्रकाश श्वसन में प्रायः भाग लेते हैं। अगर हम ग्लायोक्सीसोम की बात करें, ग्लायोक्सीसोम स्फेरिकल होते हैं, यानी गोल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये पीजीटी में क्वेश्चन 2021 में पूछा था कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है, तो शायद उसमें ग्लायोक्सीसोम ही दिया था। स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेना या ग्लायोक्सीसोम साइकिल में भाग लेना। फैट मेटाबॉलिज्म जो होती है उसे ग्लाइक्सोसोम साइकिल बोलते हैं। डिस्कवर्ड किसने किया था? तो बेवर्स ने किया था। किसने किया? बेवर्स ने 1961 में इसको खोजा था। अब आता है हमारा कोशिका विभाजन। इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक आता है कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल जो होता है डिवीज़न क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। तो इसको हमें लगता है काफ़ी आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। कोशिका विभाजन हम लोग कल ले लेंगे और देख लेंगे कि कोशिका विभाजन में से क्या क्या होता है और क्या क्या विभाजित होता है, किसका किसका निर्माण होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। और फिर माइटोसिस और मियोसिस सिंपल भाषा में देखेंगे। ज़्यादा उलझाने की भाषा ना हमें पसंद है और ना हम आपको उलझाएंगे। इनमें देखिएगा हमने जो लिखा हुआ है वो लेप्टोटीन में एक एक दो दो शब्द लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, और सबसे ज़्यादा यही डाइकाइनेसिस में क्या होता है और उसमें क्या होता है यही पूछता है। तो उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़ें और अपना जो फ्यूचर है वो लगभग सिक्योर करें। इसी के साथ धन्यवाद।